एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 22। अब तक हमने पढ़ा है कि जेनिल मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बाहर आ गया, जहां काजू लॉन में अकेली बैठी थी। काजू झूले पर बैठी थी तो जेनिल भी उसके साइड में आकर बैठ गया। अब आगे और बोला, अब क्यों नाराज़ हो? अब तो तुम चल रही हो ना? काजू ने मुंह फेर लिया तो जेनिल ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींचकर कहा, तुम चल रही हो मेरी फूलन देवी? काजू ने जेनिल को घूर कर देखा तो जेनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, कृति आंटी ने जैसा कहा मैंने वैसे ही बोला है फूलन देवी। ये कहकर जेनिल हंसने लगा तो काजू भी मुस्कुरा दी। जेनिल खुलकर हंस रहा था। काजू ने जेनिल को हंसते देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। उसकी नीली आंखों और उसकी लाजवाब हंसी काजू को अपनी ओर खींच रही थी। काजू एकटक जेनिल को देख रही थी। तभी जेनिल एकदम से शांत हो गया तो काजू ने कहा, तुम हंसते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। मेरा सारा गुस्सा और दुख एक पल में दूर हो जाता है। जेनिल कुछ नहीं बोला, वो सामने देखने लगा। तभी तनु उसके पास आकर बोली, अगर लैला मजनू की बातचीत ख़त्म हो गई हो तो क्या हम दास लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं? जेनिल मुस्कुराकर वहाँ से चला गया तो तनु काजू के पास आकर बैठकर बोली, ओए होए, बड़ी राजी साजी हो रही है। तनु ने काजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सही है भाई, तू हनीमून पे जा रही है। काजू ने अपना कंधा नीचे किया जिससे तनु का हाथ नीचे गिर गया। काजू ने तनु को घूरते हुए कहा, हनीमून पे नहीं, जंग लड़ने जा रही हूँ, समझी? काजू मुँह फुलाकर वहीं से चली गई तो तनु ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, अब इसे क्या हो गया है? तनु काजू के पीछे जाने लगी तभी उसके सामने ताज आकर खड़ा हो गया। जेनिल काजू की शादी जो होने वाली थी अब वो आगे कर दी गई थी। रूप सुधीर को शादी के लिए मना कर चुकी थी और जेनिल को अपने काम के सिलसिले में जैसलमेर जाना पड़ा। इसीलिए शादी का विचार सबने बाद का किया था। जेनिल मानो के साथ साथ काजू और मनु भी उनके साथ जा रहे थे। जेनिल काजू को नहीं लेकर जाना चाह रहा था लेकिन काजू की जिद की वजह से उसे झुकना पड़ा और वो मान गया। ताज तनु का झगड़ा फिर से शुरू हो चुका था। ताज तनु से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहा था लेकिन तनु उससे दूर हो रही थी। लेकिन जब तनु काजू के पास लॉन में गई थी तब ताज मौका देखकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तनु ताज को एक नज़र देखकर जाने लगी तो ताज ने उसकी कलाई पकड़कर फिर से अपने सामने खड़ा कर उसे घूरने लगा। तनु ने अपना हाथ बांधे और इधर उधर देखने लगी। ताज की नज़र तनु पर ही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था तो तनु भी कुछ नहीं बोली। ताज ने गहरी सांस लेकर कहा, क्यों परेशान कर रही हो तनु? ताज की आवाज़ में तनु को बहुत सारी उदासी दिखाई दी तो उसने ताज की आंखों में देखा। ताज की आंखें खाली सी, अनजान और बेचारगी जैसी दिखाई दे रही थी। तनु ने अपने हाथ खोलकर ताज के चेहरे की ओर बढ़ाकर कहा, तुम ठीक हो? कहा, फिर तुमने ऐसा सड़ू सा फेस क्यों बनाया है? ताज ने आंखों को झपकाकर हामी भरी तो तनु ने फिर ताज के बोलने का इंतज़ार करने लगी लेकिन ताज ने शब्द भी नहीं कहा तो तनु बोली, अच्छा ठीक है, मत बताओ। तनु जाने लगी तो ताज ने फिर से उसकी कलाई पकड़कर वापस अपने सामने खड़ा कर दिया। इस बार तनु झल्ला उठी। उसने ताज पर बरसते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कुछ बोल भी नहीं रहे हो, जाने भी नहीं दे रहे हो, चाहते क्या हो? ताज ने धीरे से कहा, मैं भी जैसलमेर जा रहा हूँ। तनु ताज का मुंह देखने लगी लेकिन फिर से ताज की आंखों में खालीपन दिखाई देने लगा था। ताज फिर से चुप हो गया तो तनु ने हैरानी से कहा, ये जैसलमेर में ऐसा कौन सा खजाना गड़ा है जो सब वहाँ जाने के लिए मरे जा रहे हैं? ताज ने बिना किसी भाव के कहा, हमारी ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई थी और वहाँ इतना सब कुछ हुआ कि वहाँ से भागते भागते हम यहाँ आ गए, लेकिन एक बार फिर जैसलमेर हमें बुला रहा है। तनु ताज की बातें समझ नहीं रही थी तो ताज ने तनु के गाल पर हाथ रखकर कहा, बस यही कहने आया था। तनु ने ताज का हाथ हटाकर कहा, मुझे बताओ तुम्हें वहाँ क्यों जा रहे हो? ताज, क्योंकि मेरा घर वहीं है। तनु ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा तो तुम जेनिल के साथ ही क्यों जा रहे हो? पहले तो कभी नहीं गए। ताज, मैं जेनिल के साथ नहीं जा रहा हूँ, अभी मुझे लीव नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही लीव मिलेगी मुझे जाना ही होगा। तनु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, फिर ठीक है, बाद में ही जाना, क्या पता मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? ताज ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो तनु वहाँ से जाते हुए बोली, मैं काजू और मनु की शॉपिंग में हेल्प कर देती हूँ। तनु चली गई तो ताज वहीं झूले पर बैठ गया। काजू और मनु की पैकिंग हो चुकी थी। तभी जेनिल ने कहा, चलें, हमें घर भी चलना है। काजू ने हामी भरी और सब बाहर आ गए। काजू सबसे मिलकर जेनिल के साथ आने लगी तभी उसे कुछ याद आया। वो वापस मोमो के पास आकर बोली, मोमो, आपसे एक हेल्प चाहिए, क्या आप करेंगी? मोमो ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, हुक्म करिए।
काजू, वहाँ एक आंटी हैं जो हमारे लिए खाना बनाती हैं। अब हम तो यहाँ होंगे नहीं तो वो कहाँ जाएंगी? मोमो पहले ही बोली, इसीलिए मैं उसे अपने घर पर रख लूँ, यही ना? काजू मुस्कुराते हुए मोमो के गले लगकर बोली, जी बिल्कुल मोमो, तू चिंता मत कर, मैं उन्हें यहाँ रख लूँगी, लेकिन जब तक तू ना आए तब तक। उसके बाद 1 मिनट भी नहीं रखूँगी। काजू, ओके, मैं जाते ही उन्हें आपके पास आने के लिए कह दूँगी। मोमो ने एक भूँ उचकाकर कहा, और आगे अगर वो नहीं आई तो? काजू ने भी एक भूँ उचकाकर कहा, बात में पॉइंट है। एक काम करती हूँ, मैं रियाज के साथ उन्हें यहाँ भेज देती हूँ, फिर आप संभाल लेना। मोमो ने हाँ में सिर हिला दिया। तो काजू, जैनिल और मनु तीनों आकर गाड़ी में बैठ गए। तभी तनु और रूप गाड़ी के पास आकर बोली, या तो जल्दी से आ जाना या फिर हमें वहाँ बुला लेना, हमसे यहाँ नहीं रहा जाएगा तुम दोनों के बिना। तनु की बात पूरी हुई ही थी कि दरवाजे पर खड़ी कृति बोल पड़ी, हाँ हाँ, एक दूसरे के साथ दहेज में चली जाना, क्योंकि रहा तो जाता नहीं है ना तुम लोगों से। कृति की बात पर सब मुस्कुरा दिए तो तनु ने कहा, मुंह बना लिया। काजू ने हंसते हुए जैनिल की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था। काजू ने जैनिल के कंधे पर हाथ रखा तो जैनिल ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ। काजू ने जैनिल की आंखों में झांक कर कहा, तुम ठीक हो? जैनिल ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। काजू ने आगे कुछ नहीं कहा तो जैनिल उन्हें लेकर घर आ गया। तीनों जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, मानो बाहर आकर बोला, मैंने पैकिंग कर ली है, अब हमें चलना चाहिए। जैनिल ने मानो की ओर देखा तो मानो ने पलक झपकाकर उसे चुप रहने के लिए कहा। तभी काजू बोली, 1 मिनट, मुझे काम है, क्या तुम बता सकते हो रियाज कहाँ है? काजू के कहते ही रियाज बाहर आता हुआ बोला, आपने मुझे याद किया और मैं आ गया। काजू ने अंदर जाते हुए कहा, आप गाड़ी निकालिए, आपको अभी मेरे घर जाना होगा। रियाज ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म भाभी साहिबा। काजू भागकर अंदर आई और सीधी रुचिका के रूम में चली आई। काजू ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन यहाँ रुचिका नहीं थी। तो काजू किचन की ओर बढ़ती हुई बोली, ये मौसी जी को ना चैन ही नहीं मिलता, सारे दिन किचन की खिटपिट में लगी रहती हैं। काजू किचन में आई तो रुचिका बिना किसी घूंघट के कुछ बनाने में लगी थी। काजू धीरे धीरे रुचिका की ओर बढ़ गई। रुचिका काजू को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसकी पीठ काजू की ओर थी। काजू ठीक रुचिका के पीछे आई और उससे पीछे से हक करके बोली, क्या कर रही हो? अचानक किसी के आ जाने से रुचिका घबरा गई और हड़बड़ा कर काजू की ओर पकड़ से दूर हो गई। जब उसने देखा उसके सामने काजू है तो उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, क्या काजू, डरा दिया तुमने तो। काजू ने रुचिका के हाथ में पकड़ा बर्तन लिया और बोली, जल्दी से हाथ धोकर आइए। रुचिका हैरानी से काजू को देखने लगी तो काजू ने उसे धकेलकर कहा, जल्दी जाइए, मैं जल्दी में हूँ। रुचिका हाथ धोने लगी। वो हाथ धोते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद देख रही हूँ तुझे, पता नहीं कहाँ गायब रहने लगी हो तुम सब बच्चे। काजू ने कुछ नहीं कहा। रुचिका हाथ धोकर उसके पास आ गई तो काजू ने रुचिका की कलाई पकड़कर चलते हुए कहा, अब मेरे साथ चलते चलते ध्यान से सुनिए और कोई सवाल जवाब नहीं करना। रुचिका कुछ बोलने को हुई, तभी काजू ने उसकी कलाई छोड़कर उसका घूंघट नीचे करके बोली, कहा ना कुछ नहीं बोलना। काजू ने फिर से रुचिका का हाथ पकड़ा और चलते हुए बोली, हम सब 1 महीने के लिए जैसलमेर जा रहे हैं। काजू के इतना बोलते ही रुचिका वहीं रुक गई। तभी काजू बोल पड़ी, आप रुकिए मत, मैं जल्दी में हूँ। रुचिका बुत्त बनकर खड़ी ही रही तो काजू उसे खींचते हुए बोली, चलिए ना। तभी रुचिका ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, तुम लोग जैसलमेर क्यों जा रहे हो? काजू ने सांस छोड़ते हुए कहा, क्योंकि जैनिल और मानो को वहाँ जाना है, उनका कोई काम है, ट्रेनिंग वगैरह, इसीलिए। रुचिका बीच में बोल पड़ी, तुम लोग वहाँ मत जाओ बेटा। काजू ने रुचिका के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप चिंता मत करिए, आप मेरी मम्मा के पास रहेंगी, आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। रुचिका ने अपने कंधों से काजू के हाथ को हटाकर कहा, नहीं मैं। रुचिका हकलाने लगी तो काजू जल्दी से बोली, आपको मेरी कसम, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। रुचिका हैरान होकर काजू को देखने लगी तो काजू ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, सॉरी, लेकिन मुझे पता था आप नहीं मानेंगी, इसीलिए मैं पहले से ही सोच कर आई थी कि आपको मम्मा के पास कैसे भेजना है। रुचिका कुछ नहीं बोल पाई तो काजू ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आई। काजू ने रुचिका को रियाज की गाड़ी में बैठाकर कहा, रियाज जी, आंटी मेरी मम्मा के पास ही छोड़ कर आना, जब तक वो ना मिलें आप इंतज़ार कर लेना, लेकिन इन्हें मम्मा से मिलवा कर ही आना। रियाज ने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। काजू
जेनिल के पास आई तो जेनिल हाथ बांधकर खड़ा उसे घूर रहा था। काजू ने जेनिल के गाल को टच करके कहा, ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। जेनिल ने थोड़े रूखे स्वर में कहा, और समाज कल्याण करना है तो यहाँ रुक सकती हो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। काजू ने भी गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारा हो गया। जब से वहाँ जाने की बात हुई है तब से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारा कुछ चुरा लिया हो, बात बात पर काटने को दौड़ रहे हो। काजू बोले जा रही थी लेकिन जेनिल कुछ नहीं बोल रहा था। जेनिल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो मानो उसके बगल की सीट पर बैठ गया। काजू और मनु दोनों पीछे बैठी। अब काजू भी कुछ नहीं बोली, वो बाहर देखने लगी। आज सब शांत थे। हमेशा ज़्यादा बोलने वाला मानो भी चुप सा था। मनु तो वैसे ही बहुत कम बोलती थी। काजू को जेनिल और मानो की चुप्पी कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। काजू मानो और जेनिल को नोटिस करने लगी तो पाया मानो आज जेनिल को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जेनिल को संभालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन क्यों, ये काजू को समझ नहीं आ रहा था। काजू ने मन ही मन कहा, अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। मनु अपनी बुक में लगी थी तो मानो अपने फ़ोन में। जेनिल कार ड्राइव कर रहा था। बची काजू, उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें घर करने लगी थी। काजू ने मन ही मन कहा, कहीं वहाँ जेनिल की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जो वो मुझसे छुपा रहा हो, या फिर ये इसकी दूसरी शादी। नहीं, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या करूं, कैसे पता करूं? काजू सोचते सोचते ही सो गई। उसे नींद आई ही थी कि उसका सिर लुढ़क कर ठीक दरवाजे के शीशे पर जा लगा। तभी जेनिल की नज़र काजू पर पड़ी तो उसने धीरे से गाड़ी रोकी और मनु को और इशारा किया। मनु ने इशारा समझकर पलक झपकाई और काजू को अपनी ओर खींचकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। अब जेनिल ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करी और चल पड़ा। रियाज रुचिका को राज के घर ले आया। रुचिका गाड़ी से बाहर आकर बोली, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। रियाज गाड़ी से बाहर आकर बोला, नहीं, भाभी ने कहा है कि आपको उनकी मम्मा के पास छोड़कर आना है, तो उनके पास छोड़कर ही वापस जाऊंगा। रुचिका ने मना करने की कोशिश करी लेकिन रियाज नहीं माना, तो रुचिका उसके साथ चलने लगी। रुचिका ने अब भी घूंघट किया था। वो रियाज के पीछे पीछे सोच कर कदम रखने लगी। दोनों अभी कुछ दूर ही चले थे कि मोमो आती हुई बोली, अरे आ गई आप। काजू ने स्पेशली कहा है कि आपका ध्यान रखा जाए। रुचिका ने कुछ नहीं कहा तो मोमो बोली, अरे आपने ये इतना लंबा घूंघट क्यों किया है? रुचिका अब भी कुछ नहीं बोली तो मोमो आगे बोली, कोई बात नहीं भाई, आप तो काजू से ही बातें करेंगी, उसे ही अपना चेहरा दिखाएंगी, हम तो ठहरे परदेसी नहीं। मोमो ने ताना मारते हुए कहा। रुचिका कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो जानती थी अगर उसने एक लफ्ज़ भी निकाला तो मोमो उसे पहचान जाएगी, इसीलिए वो चुप ही रही। लेकिन मोमो की बातें उसके दिल को चीर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी गले लगकर फूट कर रोए और उसे बताए कि उसके साथ उसकी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। लेकिन रुचिका कुछ नहीं कर सकी। वो मोमो से एक लफ्ज़ तक ना बोल सकी। रुचिका के आंसू टपकने लगे थे जो मोमो को दिखाई दिए। तभी मोमो उसकी ओर बढ़कर बोली, अरे आप रोइए मत, आपको हमसे बात नहीं करनी तो मत करिए, अपना चेहरा नहीं दिखाना तो मत दिखाइए, लेकिन प्लीज़ रोइए मत। तभी रियाज बोला, आंटी मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया है। मोमो ने रियाज को रोकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, खाना खाकर जाओगे, चलो अंदर। मोमो रियाज की एक माँ की तरह डांट रही थी तो रियाज मना नहीं कर सका। वो उनके साथ अंदर चला आया। अंदर आते ही रूप रुचिका के पास आई और उसे हक करके बोली, अच्छा हुआ आंटी आप आ गई, वरना आप वहाँ अकेले रह जाती। मोमो दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। उसने रूप को देखकर कहा, बेटा इनको आप अपने कमरे में ले जाइए, मैं इनके लिए दूसरा कमरा साफ़ करवा देती हूँ, तब तक आप दोनों बातें कर लीजिए। रूप ने कुछ सोचकर कहा, आंटी हम दोनों एक ही कमरे में रह लेंगे, आप परेशान मत होना। रूप ने रुचिका की ओर देखकर कहा तो रुचिका ने भी हाँ में गर्दन घुमा दी। मोमो ठीक है, जैसे आप दोनों को अच्छा लगे, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। रूप ने मोमो को थैंक यू कहा तो मोमो मुस्कुरा दी। रूप रुचिका को अपने साथ ले गई। मोमो रुचिका को तब तक देखती रही जब तक कि वो कमरे में ना चली गई। रियाज बैठा मोमो से बातें कर रहा था। तभी मनु अपने कमरे से बाहर आई। उसने जैसे ही रियाज को देखा उसका पारा चढ़ गया। वो गुस्से में रियाज की ओर बढ़ने लगी। तनु का गुस्सा इतना था कि उसे सामने बैठी मोमो भी दिखाई नहीं दी। तनु रियाज के ठीक पास आकर खड़ी हो गई और कमर पर हाथ रखकर बोली, उठो। रियाज हैरानी से तनु को देखने लगा तो
तनु ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगी? रियाज ने तनु को चुप करने की कोशिश करी, लेकिन तनु पर तो आज काली माता सवार थी। उसने रियाज को उंगली दिखाकर कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा? तनु ने फिर उंगलियों पर गिनवाते हुए कहा, मुझे उसे झूठा फ़ोन करवाना पड़ा, खुद का एक्सीडेंट करवाना पड़ा, खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, डॉक्टर से बात करनी पड़ी, यहाँ तक कि खुद को मरवाने की एक्टिंग तक करनी पड़ी ताकि उसे लगे कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? तनु नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जबकि मोमो हैरानी से तनु की एक एक बात गौर से सुन रही थी। रियाज कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन तनु उसे बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। तनु ने आगे बढ़कर रियाज का कॉलर पकड़ना चाहा, तभी उसे सामने से आता हुआ राज दिखाई दिया। राज को देखकर तनु का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। अब तनु वापस जाने के लिए मुड़ी तो सामने मोमो आंखों को बड़ी किए हुए खड़ी थी। तनु ने थोड़ा डरते हुए कहा, आप कब आई मम्मा? मोमो ने उसी अवस्था में कहा, आई मैं नहीं थी, आई तो तुम थी, मैं तो पहले से ही यहीं थी। अब तनु ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दी। तभी राज ने आकर रियाज से कहा, रियाज कैसे हो भाई? रियाज ने राज से हाथ मिलाकर कहा, अच्छा हूँ सर। राज ने इशारे से रियाज को बैठने को कहा और खुद बैठते हुए बोला, और घर परिवार सब अच्छा है? रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर सब अच्छे हैं। अब जैनिल तो यहाँ है नहीं, इसीलिए मैं भी घर के लिए निकलता हूँ। राज, अच्छा घर जा रहे हो रियाज जी? काफ़ी दिनों से गया नहीं हूँ, पीहू तो रोज़ फ़ोन कर कहती है अभी आ जाओ। राज उसकी बात पर मुस्कुराहट के साथ मोमो को देखते हुए बोला, डोरा क्या आप रूम में से वो गिफ्ट ले आएंगी? मोमो ने हामी भरी और चली गई। तनु वहीं खड़ी पीहू नाम के बारे में सोचने लगी। ये पीहू कौन है? लगता है इसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन डैडू वो उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों कुछ गिफ्ट देंगे? वो हो सकता है उसकी बहन हो। हाँ बहन ही हो सकती है। तनु ने अपनी कमर पर हाथ रखकर सोचा तो राज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है भाई, क्या सोच रही हो? तनु कुछ कहने को हुई, तभी मोमो वहाँ आ गई और राज को एक गिफ्ट जैसा कुछ दे दिया। राज ने रियाज को गिफ्ट दिया तो रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी क्या ज़रूरत है सर? राज, अरे ज़रूरत क्यों नहीं है, हमारी तरफ से पहला गिफ्ट है, मना नहीं कर सकते तुम। रियाज मुस्कुरा दिया और उठकर बोला, इजाज़त दीजिए सर। राज ने हाँ में सिर हिलाया तो रियाज चला गया। रियाज के जाते ही तनु राज के बगल में आ बैठी। तनु ने सीधे से कहा, किसके लिए गिफ्ट दिया है आपने उसको? राज ने तनु के सिर पर चपत लगाकर कहा, एक नन्ही परी के लिए। तनु ने हैरानी से कहा, मतलब? तभी मोमो बोली, मतलब ये कि उसकी एक छोटी सी परी सी बच्ची है, उसके लिए। मोमो के बोलते ही तनु की आंखें फटी की फटी रह गई। वो झट से खड़ी हुई और अपने कमरे की ओर सीधे पाँव चल पड़ी। मोमो भी तनु के पीछे चली गई। राज वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ देखने लगा। तनु अपने रूम में आई और चुपचाप बेड पर बैठ गई। मोमो उसके पीछे आई और हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी हो गई। तनु मोमो से नज़रें नहीं मिला रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मोमो उससे क्या पूछने वाली है। मोमो कुछ देर तक ऐसे ही तनु को घूरने लगी तो तनु ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो मम्मा, मुझे ध्यान नहीं रहा कि आप वहाँ बैठी हो। मोमो कुछ नहीं बोली, तब भी तनु ने सिर उठाकर नहीं देखा। वो जानती थी कि मोमो ने सब कुछ सुन लिया है, इसीलिए उसे बताना ही पड़ेगा कि उसने क्या क्या किया है। तनु ने सांस छोड़ते हुए कहा, ओके बैठिए, आप बताती हूँ सब कुछ। मोमो बैठ गई तो तनु ने हॉस्पिटल वाली बात बता दी। तभी मोमो बोल पड़ी, ये तो सब ताज से बात करने के लिए किया तुमने। तनु अब भी मोमो को नहीं देख रही थी। उसने अटकते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, वो तो बस। मोमो पहले ही बोली, बस नहीं बेटा, ट्रेन हो तुम, वो भी तेजस एक्सप्रेस। सिर्फ बात करने के लिए कोई ऐसा करता है क्या? अब तनु ने मोमो को देखकर कहा, तो क्या करती मैं, आप ही बताइए। मोमो ने तनु के सिर पर चपत लगाकर कहा, पागल लड़की, मुझसे बात की होती, मैं ताज को समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तनु ने मुंह बनाकर कहा, फिर आपको ताज के बारे में? तनु ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आंखें फाड़कर मोमो को देखने लगी। तभी मोमो हंसते हुए बोली, पागल लड़की, मुझे तो पहले से ही पता था। तनु ने अपने मुंह पर हाथ हटाया और झट से मोमो के गले लगकर बोली, थैंक यू मम्मा, मुझे समझने के लिए। तनु की बात खत्म ही हुई थी, कीर्ति अंदर आते हुए बोली, अरे भाई हम भी हैं, हमें भी याद कर लिया करो कभी, हम भी इसी घर में रहते हैं। कीर्ति के आते ही तनु और मोमो चुपचाप बैठ गई तो कीर्ति ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अच्छा मुझसे छुपा रही हो? कीर्ति ने हाथों को घुमाते हुए कहा, इश्क विश्क कोई छुपाने की बात होती है? इश्क तो सबके सामने बोलने की हिम्मत देता है।
तनु मासूम सी आंखों से मोमो और कृति को देखने लगी तो मोमो बोली, हाँ भाई, नौटंकी करने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुमने और अभय ने क्या नाटक किया था हम दोनों को एक साथ करने के लिए। कृति ने इतराते हुए कहा, हाँ, तब भी मेरी लड़ाकू विमान को लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। तनु हैरानी से कृति को देखने लगी तो कृति ने एक भूंच गाकर कहा, यही नाम लेकर बुलाता है ना ताज तुझे, लड़ाकू विमान। तनु ने इधर उधर देखने लगी तो कृति ने तनु का कान पकड़कर मोड़ते हुए बोली, तेरी माँ हूँ बेटा, हमसे कुछ छुपाता नहीं है। तनु ने कान को छुड़ाते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं जानती हूँ आप मेरी माँ हो। मैंने कब कहा कि आप नहीं हो। ये बात कान को मरोड़कर बताने वाली थोड़ी ना है, सबको पता है। कृति ने मुस्कुराते हुए तनु का कान छोड़ दिया तो तनु बोली, वैसे मम्मा, काजू वहाँ पहुँच गई होगी क्या। कृति, हाँ बस पहुँच गए होंगे, थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पूछेंगे। तनु ने हामी भरी तो मोमो बाहर आ गई और कृति अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जैनिल सबको लेकर जैसलमेर पहुँच गया था। उसने एक बड़ी सी हवेली के बाहर गाड़ी रोकी। काजू और मनु हैरान होकर मुँह फाड़कर कभी हवेली को तो कभी जैनिल को देख रही थी। मानो ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। मानो की बात सुनकर दोनों ने झट से मुंह बंद कर लिए। तभी जैनिल बोला, अंदर चलो काजू, सब बताता हूँ। चारों जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, कुछ लोग आकर उनका सामान उतारने लगे। आदमियों ने रंग बिरंगे धोती कुर्ता पहने हुए थे तो औरतों ने रंग बिरंगे लहंगा चोली पहने हुए थे। काजू ने बड़बड़ाते कहा, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम राजा महाराजाओं के वक्त में आ गए हैं। मानो ने काजू को देखकर उसकी ओर झुकते हुए धीरे से कहा, ये सब रियल है बॉस, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है यहाँ। जैनिल सबके आगे चलने लगा तो मानो काजू और मनु के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। काजू घूम घूम कर आसपास के नज़ारे देख रही थी। जगह जगह पर आदमी खड़े थे, कहीं औरत भाग भाग कर काम कर रही थी तो कोई उन पर फूल बरसा रही थी। काजू फूल बरसाने वाली औरत के पास आकर बोली, क्या आप सच में हो। औरत मुस्कुरा दी लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी जैनिल ने काजू को बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और धीरे से बोला, काजू, यहाँ कोई शैतानी नहीं, क्योंकि यहाँ गलत काम की और शैतानी लोगों की बहुत भयंकर सज़ा मिलती है। काजू ने जैनिल से अपनी बाजू छुड़ाकर कहा, ओहो, सपने में भी तो तुम मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे हो। हर वक्त काजू ये मत करो, काजू वो मत करो, क्यों ना करूं। मेरा सपना है और मेरे सपने में तुम हो, इसीलिए जो मैं चाहूँगी वही होगा, समझे मेजर साहब। काजू नॉन स्टॉप बोले जा रही थी तो जैनिल को बोलने का एक मौका तक नहीं दे रही थी तो जैनिल उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। काजू जैनिल से दूर होने के लिए छटपटाने लगी लेकिन जैनिल ने उसे नहीं छोड़ा। वो बार बार काजू को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन काजू किसी बच्चे की तरह जिद पर अड़ी थी। जैनिल ने थोड़े गुस्से से कहा, काजू, तुम सपने में नहीं हो, ये रियल है। काजू कुछ बोलती उससे पहले ही सामने से एक औरत मुस्कुराकर उनकी ओर बढ़ रही थी। काजू की आंखें अब और चमक गईं क्योंकि औरत बिल्कुल कहीं की महारानी लग रही थी। औरत के पीछे पीछे अनेक दासी चल रही थी। जैनिल ने धीरे से काजू को छोड़ दिया तो काजू आंखों को टिमटिमाते हुए महारानी के पास आई और बोली, आप तो सच की महारानी हो। काजू खुशी से झूमते हुए बोली, ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसे सपने भी आ सकते हैं। काजू की बात सुनकर जैनिल के साथ साथ मानो मनु ने भी अपना सिर पीट लिया। काजू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो महारानी से हाथ मिला सकें। तभी जैनिल ने उसका हाथ पीछे खींच लिया और हाथ जोड़कर बोला, माफ़ी रानी शाह, ये आपके बारे में कुछ नहीं जानती है। रानी ने मुस्कुराते हुए एक नज़र जैनिल को देखा, फिर काजू की ओर देखकर बोली, कोई बात नहीं बाड़ा, हम समझा देंगे इन्हें कि ये सपना नहीं हकीकत है। जैनिल मुस्कुरा दिया तो अपने गाल पर हाथ रखकर झूमते हुए कहा, हाय कितना सोना सपना है ना मेरा। तभी रानी शाह ने काजू के गाल पर हाथ रखकर कहा, बहुत प्यारी हो आप। जैसे ही उन्होंने काजू का गाल छुआ, काजू हड़बड़ाकर बोली, मैं आपकी छुअन महसूस कर रही हूँ, मतलब मैं। ये काजू से कुछ बोला नहीं गया तो जैनिल, मानो और मनु तीनों एक साथ बोले, तुम जैसलमेर में हो और ये कोई सपना नहीं हकीकत है। अब काजू शांत हो गई क्योंकि उसे जो लगा था उसमें उसने इतनी नौटंकी करी, अब उसे बुरा लगने लगा था। जैनिल ने काजू के कंधे पर हाथ रखा तो काजू ने उसकी ओर खाली आंखों से देखा। जैनिल ने पलक झपकाकर काजू को रिलैक्स होने के लिए कहा। काजू हल्की सी मुस्कुरा दी। वहीं सामने रानी शाह उन्हें देखकर खुद मुस्कुरा दी। अब सब शांति से खड़े हो गए तो रानी शाह ने एक दासी से आरती की थाली ली और सबकी आरती करने लगी। तभी मनु धीरे से बोली, सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आज भी यहाँ राजा महाराजा रहते हैं। मानो ने मनु की बात सुन ली लेकिन वो बोला कुछ नहीं।
आरती हुई तो रानी शाह ने सबको अंदर आने के लिए कहा। सब हवेली के अंदर आने लगे। काजू और मनु दोनों हवेली को बड़े गौर से देख रही थी। वहीं जेनिल और मानो दोनों आराम से चल रहे थे, मानो दोनों ये जगह बहुत पहले से जानते हों। काजू ने मनु के कान में कहा, तूने कभी सोचा था कि तू राजा महाराजाओं के महल में रहेगी? मनु ने ऊपर से इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं यार। मनु ने काजू के कहते ही अपनी बाजू ऊपर करके कहा, मेरा एहसान मान बच्ची, जो आज तू यहाँ है, वरना वहीं पड़ी रहती डैडू के पुराने से घर में। मनु ने काजू के सिर पर मारते हुए कहा, थोड़ा सब्र रख बच्चू, जल्दी ही मेरे डैडू भी उसी घर में जाने के लिए रोएगी। काजू ने कुछ सोचकर कहा, मैं क्यों रोऊंगी? यहाँ देख कितने नौकर हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब काम एक बार बोलने से ही हो जाएगा। मनु, हाँ, अब तेरी एक विश और बढ़ जाएगी। तभी मानो बोला, अच्छा कौन सी विश? क्या पता वो भी पूरी हो जाए बॉस की। मनु ने हंसकर कहा, अब ये कहेगी भगवान कुछ ऐसा हो कि मुझे कुछ बोलना भी ना पड़े और खाना सीधे इसके मुंह में आ जाए, क्योंकि अब ये कुछ काम तो करने वाली है नहीं। मनु की बात पूरी हुई ही थी कि जेनिल बोला, रानी शाह तो बड़ी अच्छी हैं, अब राजा जी से और मिलो, और हाँ ध्यान से, उन्हें ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। काजू ने कमर पर हाथ रखकर कहा, एक मिनट, कहीं वो तुम्हारे पापा तो नहीं, क्योंकि तुम भी तो कम ही बोलते हो ना। जेनिल और मानो दोनों काजू को उदास नज़रों से देखने लगे। तभी एक बड़े ही शानदार से कपड़े पहने बिल्कुल महाराजा की तरह दिखने वाला इंसान वहाँ आया। जेनिल और मानो दोनों ने उनके पैर छुए। तभी काजू बोल पड़ी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नाटक कंपनी में काम कर रहे हैं। काजू के बोलते ही मनु ने उसे कोहनी मारी तो काजू को एहसास हुआ कि उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सबने काजू की बात सुन ली। सब उसे घूरने लगे। वहीं जेनिल ने खाली आंखों से काजू को देखा। तभी काजू दौड़कर राजा के पैर छूकर बोली, माफ़ करना सर, लेकिन पहली बार यहाँ आए हैं ना, इसीलिए ज़बान फिसल गई। काजू ने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। राजा जी हल्का सा मुस्कुरा दिए और काजू के सिर पर हाथ रखकर बोले, कोई बात नहीं, किसी भी तरह की तकलीफ़ हो हमसे कहिएगा। काजू ने सिर झुकाए हुए ही कहा, जी राजा जी। राजा जी ने मुस्कुराती आंखों से जेनिल को देखा और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मानो काजू के सामने आकर बोला, यू आर द ग्रेट बॉस, हम इतने सालों से इन्हें जानते हैं, आज तक हम पर तो इतने मेहरबान नहीं हुए। रघुवेंद्र सिंह भाटी। काजू ने कान में उंगली डालकर उसे घुमाते हुए कहा, इतना बड़ा नाम, तभी तो राजा हैं ये। आजकल छोटे नाम छोटे लोग होने लगे हैं, इनको देखो, बड़ा नाम बड़े लोग। काजू की बात पूरी होने ही वाली थी कि जेनिल उसे अपनी बाजू में समेटते हुए आगे चलते हुए बोला, अब तुम्हारी पकपक हो गई हो तो चलकर आराम करो। काजू जेनिल को देखकर चलते हुए बोली, पकपक नहीं होती है, वो तो बकबक होती है। जेनिल कुछ नहीं बोला। वो काजू को एक कमरे में लेकर आया और कमरे को बंद कर दिया। उसने काजू को छोड़ दिया तो काजू ने एक भूंछ चुकाकर कहा, तुम्हें पता है ना, मनु भी आई है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए। जेनिल काजू की ओर घूमा और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोला, काजू मेरी बात सुनो। काजू कुछ बोलने को हुई तो जेनिल ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर तुम बोलना। काजू ने हाँ में सिर हिलाया तो जेनिल ने बोलना शुरू किया, काजू हमारा बचपन यहीं बीता है। काजू बोल ही पड़ी, हमारा मतलब? जेनिल ने घूर कर कहा, बोले बिना नहीं रहा जाता ना तुमसे, जाओ, नहीं बताऊंगा कुछ भी। जेनिल काजू की ओर पीट करके खड़ा हो गया तो काजू उसके सामने आकर बोली, अच्छा अब पक्का कुछ नहीं बोलूँगी। काजू ने अपने मुंह पर उंगली रख ली तो जेनिल ने आगे कहा, मेरा मानो और ताजों का जैसलमेर की इस हवेली से ही मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है और राजा जी मेरे पिता नहीं हैं। जेनिल कुछ देर रुका, फिर बोला, हम यहाँ पति पत्नी की तरह ही रहेंगे, क्योंकि सबको पता है हमारी शादी हो चुकी है और मनु को अलग रूम में कोई परेशानी नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। जेनिल चुप हो गया तो काजू ने कहा, अब मैं बोल सकती हूँ? जेनिल ने हामी भरी, लेकिन तभी जेनिल का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पिक किया। तभी उसने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। जेनिल ने काजू को हक किया और बोला, काजू बाकी बातें बाद में, अभी मुझे जाना होगा और मेरा इंतज़ार मत करना। जेनिल वहाँ से चला गया तो काजू ने अपने आप से कहा, कहकर तो ऐसा गया है जैसे कोई जंग लड़ने गया हो, पागल लड़का। काजू अपने रूम से बाहर आई। वो दूसरे रूम की ओर गई जहाँ मनु अपना सामान रख रही थी। काजू उसके पास आकर सोफे पर पसरते हुए बोला,
बोली, हे शिश, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ इतने सारे लोग हैं ना काम करने के लिए। मनु ने काजू को घूर कर देखा, लेकिन काजू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मनु ने अपनी बुक्स रखते हुए कहा, तू रही ना लेजी लड़की, तू तेरा काम करवा, मैं तो खुद कर लूँगी। काजू कुछ नहीं बोली। तभी अचानक उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई तो पाया कि रानी शाह वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही काजू खड़ी हो गई तो रानी अंदर आते हुए बोली, अरे अरे कोई बात नहीं, लेटी रहो, थक गई होगी ना। मनु भी काजू के पास आई तो रानी शाह उनके पास आकर बोली, बैठो। काजू और मनु बैठ गई तो रानी शाह भी बैठ गई। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे तो प्लीज़ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।